नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोगोड़ा खाल के गोलज्यू मंदिर में पूजा की है और स्वच्छता अभियान में भाग भी लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोलज्यू मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। खबर नैनीताल से है, जहां जिले में एक दिवसीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले महीने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए लॉन्स नायक संजय बिष्ट के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहीद संजय के परिवार के एक सदस्य को जल्द ही सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि शहीद संजय बिष्ट के बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। आगे उन्होंने कहा कि संजय की याद में कैंची हरतपा हली मोटर सड़क को अब शहीद लॉन्स नायक संजय बिष्ट मार्ग के नाम से जाना जाएगा। तो वहीं 22 जनवरी को श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज मुख्यमंत्री धामी ने कैंची धाम स्थित बाबा नीम करोरी मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देहरादून के कई मंदिरों में चल रहे स्वच्छता अभियान में सेवा का कार्य किया। इसी मौके पर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का भव्यतम कार्यक्रम होने वाला है। उस दिन देवभूमि के सभी मंदिर सजेंगे, भजन पूजन होगा, दीप जलाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई इंडो नेपाल यूथ चैंपियनशिप 2024 में विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिससे फुटबॉल में 3 और योगा में 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। सभी खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया। रुड़की बस स्ट्रेट पहुंचने पर खिलाड़ियों का उनके परिवार और लोगों ने जोरदार स्वागत किया। खिलाड़ियों के कोच का कहना है कि काफी समय में खिलाड़ियों ने इंडो नेपाल गेम्स में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे देश और प्रदेश में युवाओं का नाम रोशन किया है। सर, हमारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। नेपाल वालों के साथ खेलकर उनका गेम भी बहुत अच्छा था, पर उनको हमने हरा दिया 1 स्कोर से। कब आप गए थे, क्या क्या खेला आपने? हम गए थे 8 तारीख से और 12 तारीख को हम वापस आ गए थे। कब से आपने खेला और क्या क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, किस तरीके का नेपाल को में देखने को मिला आपको? सर, नेपाल के प्लेयर्स बहुत अच्छे खेल रहे थे। फुटबॉल में कब से है अपने आगे बढ़ने का सपना देखते हैं? सर, हम बहुत पहले से फुटबॉल खेल रहे हैं। हमने पहले टूर्नामेंट वगैरह खेले थे। सबसे पहले हम आगरा कंपटीशन हुआ था नेशनल में, जिसमें नेशनल में हम बच्चों ने सभी ने पार्टिसिपेट करके यहाँ पे भी गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद हमारा इंटरनेशनल चैंपियनशिप था, जो कि नेपाल में था, जो कि है हमारा इंडो नेपाल चैंपियनशिप, नेपाल वर्सेस इंडिया। जब हमारा यहाँ से 8 तारीख से 12 तारीख का हमारा टूर था, जिसमें हमारा गेम हुआ है योगा और फुटबॉल की हमारी 2 गेम की टीम थी, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है नेपाल के अंदर। फुटबॉल की टीम ने भी गोल्ड हासिल किया है, जिसमें कि फुटबॉल टीम में से 3 प्लेयर हमारे उत्तराखंड के रुड़की के थे और अदर प्लेयर हमारे उसके थे कोलकाता के। तो पूरी की पूरी हमारी इंडिया की टीम थी, जिसमें से 3 मेडल हमारे गोल्ड रुड़की क्षेत्र में आए हैं और हमारे और 7 प्लेयर जो थे वो थे हमारे योगा के। योगा भी स्पोर्ट्स के अंदर है, जिसमें जागरूकता बढ़ती जा रही है। उसी जागरूकता को देखते हुए इन बच्चों ने योगा सीखना शुरू किया है और 3 से 4 महीने की प्रैक्टिस में इन्होंने इतना अच्छा अपने आप को प्रिपेयर किया है, जिसमें नेशनल में गोल्ड मेडल और इंटरनेशनल में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट की जनता को बड़ी सौगात देते हुए 12 करोड़ की लागत से बनने वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि क्षेत्र की जनता अपने किसी भी निजी कार्यक्रम या क्षेत्र के दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए क्षेत्र से बाहर दूसरी जगह पर जाने को मजबूर थी, लेकिन अब उनके लिए भव्य सामुदायिक भवन, जिसकी लागत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उसे तैयार किया जा रहा है, जिसमें वह विभिन्न कार्यक्रम कर सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ की लागत से बनने वाली विभिन्न परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया गया। यहाँ एक तो रिटायर्ड मध्यम लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ के लोगों को ब्याह शादी कोई ऐसा सामाजिक कार्य चल हो तो शहर की ओर जाना पड़ता है। 2 लाख 2.5 लाख जैसे जिसकी मर्जी चार्ज करते हैं और हमारे पास कोई आता है, हम किसी को फोन करते हैं 10-20 हज़ार छोड़ देता है।
और आज बहुत बड़ी डिमांड थी यहाँ के पूर्व कैंट के बाद विष्णु जी लगातार जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है इस मांग को कर रहे थे और आज 10 करोड़ 24 लाख की लागत से एक विशाल सामुदायिक भवन यहाँ पर बनने जा रहे हैं, जिसको बनने के बाद यहाँ के क्षेत्रवासियों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपने घर में सारी सुविधा मिलेंगी। उसके अलावा भी जो अन्य विकास कार्य हमने किए हैं 2 करोड़ से अधिक के, उनका भी शिलान्यास हम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। खबर लक्सर से है, जहां क्षेत्र में कड़ाके की ठंड से गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए अब राजनीतिक लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री संजय ठाकुर ने लक्सर के गोवर्धनपुर गांव में गरीब लोगों को ठंड से बचने के लिए कंबल बांटे हैं। इस मौके पर संजय ठाकुर ने कहा कि गरीब और कमजोर लोगों की सेवा ही राष्ट्र सेवा है। उन्होंने कहा कि बेसहारा लोगों की मदद के लिए सक्षम लोगों को अवश्य आगे आना चाहिए। ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, खादर क्षेत्र में तो वैसे भी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो हमारी टीम ने हमें बताया कि यहाँ लोग काफ़ी परेशान हैं, तो इसका संज्ञान लेते हुए हमने अपनी टीम को निर्देशित किया। तो उन्होंने लगभग 150 लोगों को यहाँ पे आज हमने कंबल वितरण किया है और 4-5 गाँव के लोग इसमें शामिल थे। ऐसा नहीं है कि एक ही गाँव में किया है, और जो ज़्यादा ज़रूरतमंद था उसी को हमने प्रायोरिटी दी थी। आगे भी इस तरीके से निरंतर जनसेवा का कार्य है, निरंतर चलता रहेगा। ये भाई 4 मौसम है, चारों मौसम में दुश्वारियाँ होती हैं और सब लोग परेशान होते हैं। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सब कार्य किए जाते हैं, जनता के हित के लिए कार्य किए जाते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां मकर संक्रांति में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। स्नान के लिए पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टरों में बांटा गया है। इसमें अतिरिक्त पुलिस बल को ड्यूटी पर लगाया गया है। साथ ही जाम से बचने के लिए भारी वाहनों को शहर के बाहर ही रोक दिया गया है, जिससे जिनको स्नान समाप्त होने पर भी शहर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सबसे पहले मकर संक्रांति को पूरे देशवासियों और विश्व को बहुत बहुत बधाई। भारत की जो सनातन संस्कृति है, ये पर्व जो है उसमें सबसे उच्च पर्व माना गया है, क्योंकि इसमें पूरे विश्व की कल्याण के लिए देश में जो है सबके लिए मनोकामना की सिद्धि होती है। और इसमें आप अच्छे से अच्छे गरीबों के लिए दान पुण्य करें स्नान करने के बाद। ये सब महत्व है हमारे इस पर्व के लिए। जो सनातन के मानने वाले और सनातन धर्म में जो जन्म लिए हैं, उनके लिए ठंड गर्म कुछ नहीं होता है, उनके लिए आस्था ही सबसे बड़ी प्रकाष्ठा होती है। इसलिए इस आस्था के साथ कोई ठंड ही नहीं है, ये मन की बातें हैं, ठंड है ही नहीं। जय माँ गंगे, जय माँ गंगा माई। देश के साथ उत्तराखंड में भी मकर संक्रांति पर्व की धूम है, तो वहीं डोईवाला में भी चौक के युवा व्यापारियों ने खिचड़ी और चाय बांटी। वरिष्ठ व्यापारी और कार सेवक ईश्वर चंद्र अग्रवाल बोले, अब हम 22 जनवरी तक त्योहार के रूप में महोत्सव मनाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत आज से खिचड़ी बांटकर कर दी गई है। युवा व्यापारियों ने उत्साहित होकर राम के जयकारे के साथ लोगों को चाय और खिचड़ी बांटी। का दिन है कि आज मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे डोईवाला के बाजार के व्यापारियों ने, कुछ चुनिंदा लोगों ने यहाँ पर जो है डोईवाला बाजार में बाजार से खिचड़ी इकट्ठी कर प्रसाद के रूप में बांटा गया है। और राम जन्मभूमि के इस पावन अवसर पर 500 साल की जो गुलामी थी, इससे मुक्ति पाकर सभी लोगों ने यहाँ पर जो है भगवान राम के रूप में एक खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया है। भगवान राम की कृपा सब पर बनी रहे। भगवान राम सबके हैं, सब में राम है। जय श्री राम। आज से 22 तारीख तक लगातार अनवरत ये कार्यक्रम चलता रहेगा। कभी 22 तारीख को हलवा छोले, 22 तारीख को हलवा छोले कचौरी और दूध जलेबी का प्रोग्राम है। हम चाहते हैं कि सभी लोग इसमें सहभागिता प्रदान करें और सभी का इसमें सहयोग रहे। जय श्री राम। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले आज से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में तमाम तरह के कार्यकर्ताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में देहरादून में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों, पत्रकारों और समाजसेवियों और लाइफ केयर पैथोलॉजी सेंटर ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में रक्तदान महादान का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक उमेश शर्मा, उत्तराखंड संस्कृति कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट, बीजेपी नेता विशाल गुप्ता, वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर SD जोशी, वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर महेश कुरियाल सहित कई लोग शामिल हुए। देखिए, मैं डॉक्टर हूँ और मैं इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझता हूँ। लोगों के अंदर जो
अंगदान तो अब कुछ पिछले वर्षों से लोगों के संज्ञान में आया है, लेकिन जो रक्तदान था वो कई सालों से ये होता आ रहा है, लेकिन समाज में अभी भी इसके बारे में जागरूकता बहुत कम है। मुझे अभी तक याद है कि मैं रोज़ देखता हूँ कि अगर हम किसी मरीज के साथ में इतनी भीड़ होती है, मरीज़ सीरियस होता है और हम कहते हैं कि इस पेशेंट के लिए आपको ब्लड डोनेट करना पड़ेगा, तो उसमें से 90% लोग छट जाते हैं। कोई इधर निकल जाता है, कोई उधर निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डर है, उनके दिमाग में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि ब्लड देने से मेरे अंदर कमजोरी आ जाएगी, मैं बाद में क्या करूँगा, मेरा ये होगा सो होगा। साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है, अगर आप हेल्दी एडल्ट हो, 16 साल से और 60 साल के बीच में हो और आपको कोई ऐसी संक्रमित बीमारी नहीं है जो कि ट्रांसमिट हो सकती है, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। देश के युवाओं को सबसे अनमोल और सबसे मूल्यवान दान करने का आह्वान किया और रक्तदान करने वाले ऐसे सभी युवा यहाँ उपस्थित थे। सेंटर के जो हमारे डॉक्टर साहब रावत जी हैं, उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ। इनकी प्रेरणा से लगातार 9 वर्षों से कार्यक्रम चल रहे हैं और एक इस रूप में मैं कहूँगा प्रभावशाली कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि समय के साथ देश के अंदर ब्लड की, खून की बहुत आवश्यकता रहती है। तो देहरादून के अंदर आपके द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है, सराहनीय प्रयास है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके प्रयास में किसी प्रकार की अड़चन ना है। इसके लिए क्योंकि प्रमुख सत्ताधारी दल के अध्यक्ष के नाते जहाँ भी इस सामाजिक कार्य के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी, हम आपके साथ खड़े हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से 2 बार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के राम मंदिर पर कांग्रेस को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेसी नेताओं ने उनकी घेराबंदी कर दी है। आपको बता दें कि रविवार को हरिद्वार के ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने निशंक के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि निशंक कोई नशा करने लगे हैं क्या। इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। रवि बहादुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अधूरे राम मंदिर में जाने से इनकार किया है ना कि राम मंदिर के विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर पूरा होगा तो वे सभी शंकराचार्यों को आगे रखते हुए राम मंदिर जाएंगे। कुछ चीजें यार निशाना नहीं साधा है। मुझे अचरज हो रहा है कि इतने बड़े नेता जो सूबे के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 2 बार के सांसद हैं, क्या वो नशा करने लगे हैं, भांग में रहते हैं, या वो कहानी हो रही है कि जो मोदी जी चल रहे हैं उनके पीछे ही चल रहे हैं। वो तो इस तरह की विचारधारा के आदमी नहीं थे कि अब ये तो वो कहानी कर रहे हैं कि जैसे सरदार ही लंगड़ा तो फौज भी अपने आप समझ लो क्या होगी। वो तो अनसठ बोलते हैं, आज ये भी अनसठ बोल रहा है। अभी बची कुची कांग्रेस को कह रहे हैं खत्म हो रही है। अब अगर इतनी चिंता है कांग्रेस की तो कांग्रेस को आप ज्ञान दे दीजिए। आप कह रहे हो कि हमने अस्वीकार कर दिया। अरे भैया, कांग्रेस वो पार्टी है जो हमेशा सच्चाई को एक्सेप्ट करती है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पर अधूरे निर्माण में कांग्रेसियों ने जाने को मना किया। और यह भी कंफर्म है जब राम मंदिर पूरा हो जाएगा तो सभी शंकराचार्यों के साथ उनको आगे लेके कांग्रेस के सभी नेता जाएंगे, मैं खुद जाऊंगा। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी शैलजा कल अपने 1 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रही हैं, जहां पर देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल विष्ट की माने तो शैलजा का लंबा राजनीतिक अनुभव है और उस अनुभव का लाभ उत्तराखंड कांग्रेस को मिलेगा, जिसका कल उनके द्वारा पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात और बैठक की जाएगी। कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी कल उत्तराखंड आ रही हैं, पहली बार आ रही हैं। कांग्रेस जनों में बड़ा उत्साह है। वो एयरपोर्ट से उनका स्वागत शुरू होगा, जगह जगह कांग्रेस जन उनका रास्ते में स्वागत करेंगे। उसके बाद कांग्रेस भवन में 11 बजे पहुंचने के बाद वो सभी फ्रंटल प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ 1-to-1 वार्ता करेंगी। सभी पूर्व सांसदों के साथ, विधायकों के साथ जो है वो 1-to-1 वार्ता करेंगे और उसके बाद कल ही वो जो है वापस लौट जाएंगी। क्योंकि शैलजा जी का लंबा राजनीतिक अनुभव है। वो कई बार की सांसद रही हैं, केंद्र में राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री रही हैं। कई राज्यों में कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान करने का उनका अनुभव है और निश्चित ही कांग्रेस जनों में उनके आगमन को लेकर के उत्साह है। और मेरा पूरा भरोसा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में शैलजा जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हम 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड में कोविड-19 का नया वेरिएंट JN1 के स्वरूप की एक महिला में पुष्टि हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने SOP के अनुसार महिला के घर के आसपास के घरों को
घरों का सर्वे कराया है। राहत की बात यह रही है कि किसी भी घर में खांसी, जुकाम, बुखार से ग्रसित कोई भी मरीज नहीं मिला है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन के अनुसार महिला की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने से पहले भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से महिला की मॉनिटरिंग कर रहा था, लेकिन महिला घर में पूरी तरीके से स्वस्थ है। दिसंबर को इसको सबसे पहले अपनी बीमारी का पता चला था, तो ये दून हॉस्पिटल में दिखाने आई थी। तो 30 तारीख को इन महिला को एडमिट किया गया था। जब 3-4 दिन में इनको फ़ायदा नहीं मिला तो फिर हम लोगों ने 4 जनवरी को इनका कोविड सैंपल लिया था, जो पॉजिटिव आया था। तो आजकल की जो SOP जारी हुई थी उसमें ये निर्देश थे कि जो भी कोविड पॉजिटिव आएगा उसकी जीनोम सीक्वेंस की जानी है। तो दून हॉस्पिटल में ही इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट कल ही आई है। तो GN1 पॉजिटिव निकली है। तो जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने IDSP की टीम को, ये डालनवाला में रहती है नेमी रोड पे, तो वहाँ इनके घर पे भेजा था। तो ये महिला पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और एक SOP के हिसाब से इनके घर के आसपास के घरों में भी हमारी टीम के द्वारा सर्वे किया गया। तो किसी घर में भी खांसी, जुकाम, बुखार का हमें कोई मरीज नहीं मिला। तो पहले से ही सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज आते हैं अधिक से अधिक संख्या में उनकी कोविड जांच कराएं। पर्यटन नगरी रानीखेत में भाजपा विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने मल्टी स्टोरी पार्किंग की भूमि का पूजन किया। आपको बता दें कि 5.5 करोड़ की लागत से यह पार्किंग नगरपालिका रानीखेत चिलियानौला में बनाई जाएगी। जनता और कार्यकर्ताओं ने विधायक का भव्य स्वागत किया। रानीखेत के सिविल क्षेत्र को कैंट से मुक्त दिलाकर नगरपालिका में मिलाए जाने के बाद राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव पास किए जाने को लेकर लोगों में भारी उत्साह था। इस पर विधायक का आभार व्यक्त किया गया। क्षेत्र की जो पुरानी मांग थी यहाँ पर, क्योंकि हमारी नवसृजित नगर पालिका है, कि हम अभी तक एक अदद यहाँ पर पार्किंग भी नहीं थी। तो बड़े लंबे समय से हमारे यहाँ के तमाम कार्यकर्ता इसकी मांग कर रहे थे और आज 4,86,00,000 रुपए की जो पार्किंग है उसकी हमने यहाँ भूमि पूजन किया है। मैं इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को और हमारे सांसद माननीय अजय टमटा जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे रानीखेत के निवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनकी बहुत पुरानी मांग थी कि रानीखेत के कैंट के सिविल एरिया को नगरपालिका में उसका मर्ज किया जाए, उस नगरपालिका बनाई जाए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने केंद्र से को प्रस्ताव पारित कर भेज दिया है। बहुत जल्दी हमारी एक तरफ जहां नगरपालिका रानीखेत बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास। तो वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पार्टी को विधानसभा चुनाव में जहां प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के दावेदार कर्नल अजय कोचियाल ने बड़ा झटका दिया था, तो वहीं अब लोकसभा चुनाव के पहले अब पार्टी के प्रदेश समन्वयक रहे जोत सिंह बिष्ट और सैकड़ों कार्यकर्ता ने आज एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया। पार्टी नेतृत्व को इस्तीफा अपना भेज दिया गया, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि संगठन स्तर पर उत्तराखंड को समझने की कोशिश नहीं की गई और अब भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया संगठन के भीतर नहीं चल रही है जिससे यह लगता है कि पार्टी सक्रिय नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी में हम सब लोग जो बड़े उम्मीद के साथ आए थे कि इस नई पार्टी में कुछ नया करने की गुंजाइश है। पिछले 1.5 साल में विपरीत परिस्थितियों में पार्टी को जिंदा रखने के साथ, पार्टी को संचालित करने के साथ हम सब लोगों ने मिलकर के मेहनत की। लेकिन उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से एक तरफा निर्णय लेने की शुरुआत की, जिस तरह से यहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी भंग करके, और पिछले 3 महीने से कोई राज्य के अंदर पदाधिकारी नहीं है, राज्य के अंदर पार्टी की गतिविधियां ठप हैं, दफ्तर बंद होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में किसी राजनीतिक दल के नाम पर बंधे रहना, मैं समझता हूं कि समय खराब करने के अलावा कुछ नहीं है। हम जब राजनीति में आते हैं तो जिस क्षेत्र के रहने वाले होते हैं उस क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें होती हैं कि हमारी समस्याओं के समाधान में भागीदार बने। हमारे साथ जो कार्यकर्ता जुड़े होते हैं उनकी उम्मीदें होती हैं कि हमको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगा कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद जो उसकी गतिविधियों में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई। तो इसलिए समय खराब करने से बेहतर हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि आम आदमी पार्टी से अपने को पदमुक्त किया जाए। इस पार्टी से छोड़ करके विचार करेंगे कि नया कौन सा रास्ता बेहतर रहेगा।
अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 14 जनवरी को देश भर के सभी मंदिरों में साफ सफाई अभियान को लेकर शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत पहाड़ों की रानी मसूरी में शहर के सभी मंदिरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा साफ सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है। मसूरी सनातन धर्म मंदिर में महिला मोर्चा की देहरादून जिला उपाध्यक्ष पुष्पा पडियार के नेतृत्व में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मंदिर की साफ सफाई की। वहीं सभी कार्यकर्ताओं से अपने आसपास के क्षेत्र में मंदिरों में साफ सफाई किए जाने का आह्वान किया। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मसूरी मंडल में जितने भी यहाँ पर मंदिर होंगे सभी में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और इसको खास तौर से मसूरी में पूरा एक उत्साह का माहौल बना हुआ है और पूरा मसूरी सजाने की तैयारियां हो रही है। स्वच्छता अभियान चल रहा है, सफाई चल रही है। सारे मंदिरों में जितने भी मसूरी मंडल के क्षेत्र के अंदर मंदिर आते हैं सभी की सफाई में हम लोग जुटे हैं। 21 तारीख को यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा जिसमें भजन कीर्तन होंगे। 22 तारीख को यहाँ पर शोभा यात्रा और मसूरी को एक भव्य रूप दिया जाएगा। जिस तरह से कह रहे हैं कि अयोध्या की तरह यहाँ पर मसूरी को सजाया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां नगर निकायों के कार्यकाल खत्म होने के बाद सभी निकायों को प्रशासक संचालित कर रहे हैं तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण के काम पूरा कर 6 महीनों के अंदर निकाय चुनाव पूरा कराना धामी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इस बात को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि चुनाव संपन्न कराने के लिए आरक्षण मतदान सूची और सीमांकन पर काम करना शुरू करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही आरक्षण का काम पूरा होगा और एकल आयुक्त रिपोर्ट जारी करेगा, उसके बाद दूसरे विषयों पर काम करके 6 महीनों के अंदर नगर निकाय चुनाव संपन्न कराना संभव होगा। देखिए, आप जानते हैं कि जो चुनाव कराने का विषय है उसमें स्वाभाविक रूप से हमारी जो पहले की प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करनी होगी। जैसे आरक्षण का विषय है, मतदाता सूची है, या फिर हमारा सीमांकन का जो सारे विषय हैं उस पर हम लोग पूरी तरह से पहले हमें उस पर काम करना होगा। और मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ, जैसे ही हमारा आरक्षण का विषय पूरा होगा और जब वो सरकार को हमारे जो एकल आयोग है अपनी रिपोर्ट देगा, अन्य विषय पे हम लोग लगे हैं। जब ये पूरे होंगे तो निश्चित रूप से हम चुनाव 6 महीने की जो डेडलाइन है उसमें हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना इनके हम चुनाव संपन्न नहीं करा सकते। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि खबर देहरादून से है, जहां 23 दिसंबर को आरटीओ की में महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें आरटीओ मेंबर ने मुख्य 2 बिंदुओं पर चर्चा की, जिसके पहले नंबर पर देहरादून और हरिद्वार जैसे शहरों के ट्रैफिक कंजेक्शन को हल करने के लिए, दूसरा बाहरी क्षेत्रों में अच्छी परिवहन सेवा उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि देहरादून शहर में ट्रैफिक को लेकर जो कंजेक्शन जोन बनाए गए हैं, जिसमें घंटाघर से लेकर दिलराम चौक तक, घंटाघर से लेकर सर्वे चौक तक और घंटाघर से लेकर बिंदल पुल तक, इस जोन के अंदर जितने भी सार्वजनिक वाहन संचालित होंगे उन्हें जीपीएस से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक पुलिस द्वारा उन पर नजर रखी जाए। देखिए, 23 दिसंबर 2023 को आरटीए की बैठक हुई, जिसके अंदर 2 मुख्य मुद्दों पर आरटीए के मेंबर्स ने डिस्कशन किया। सबसे पहला तो देहरादून और हरिद्वार जैसे बड़े शहरों में जो ट्रैफिक कॉन्जेशन है उसको दूर करने के लिए, दूसरा बाहरी क्षेत्रों में अच्छी परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए, जिसके अंतर्गत सबसे पहला डिसीजन ये लिया गया कि जो भी देहरादून शहर के अंदर हमने एक नो कंजेशन जोन डिक्लेयर किया है, जैसे कि घंटाघर से बिंदाल पुल, घंटाघर से दिलाराम चौक या घंटाघर से सर्वे चौक, इस जोन के अंदर जितने भी सार्वजनिक वाहन संचालित होंगे वो उनको जीपीएस से सुसज्जित होना आवश्यक होगा, जिससे कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा उन पर नज़र रखी जा सके और आवश्यकता पड़ने पर ट्रैफिक को संयमित किया जा सके। इसके अलावा बाहरी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हम लोगों ने स्टेज कैरेज के परमिट के लिए नए रूट्स बनाए हैं, जिनको कि वर्गीकरण करने हेतु शासन में भेजा है। उनके वर्गीकरण होने के पश्चात हमारे द्वारा बसेस का संचालन किया जाएगा, साथ में छोटी बसेस का संचालन किया जाएगा, जिससे लोगों को कम दामों पर अच्छी सेवा मिल सके। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।